लोकसभा चुनाव 2024 में अगर किसी पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था तो वो थी बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि उनकी जितनी सीटें थी वो सभी की सभी चली गई। और उसके बाद जब रिजल्ट आए थे इस लोकसभा चुनाव के, तो मायावती का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन उनको वैसा सहयोग अल्पसंख्यक से नहीं मिला और अब भविष्य में वो इस बात का ध्यान रखेंगी। अगर हम कानपुर की बात करें तो उनके इसी बयान का असर दिखाई पड़ने लगा है। और यहाँ पे जो 3 सेक्टर के जो इंचार्ज थे, सेक्टर इंचार्ज नौशाद अली, उनको हटा दिया गया है। और अगर पूरे मंडल में हम देखें तो जितने भी पदाधिकारी हैं उनमें से किस किस को रखा गया है, तो उससे साफ तौर पे पता चलता है कि मायावती अब अपने कोर वोट बैंक की तरफ जा रही है। अगर मुख्य सेक्टर इंचार्ज की बात करें तो कानपुर देहात के मुकेश कठेरिया को और धर्मेंद्र संघवार को, फर्रुखाबाद से विजय भास्कर को, कानपुर देहात और फर्रुखाबाद जिले के संगठन को मजबूती देने के लिए इनको लगाया गया है। इसके अलावा जो पूरा मंडल है, उस मंडल में जिन जिन को जिम्मेदारी दी गई है, अगर आप उनके नाम पर ध्यान देंगे तो साफ तौर पे पता चल जाएगा कि इस बार के उपचुनाव में और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मायावती किस तरह से तैयारी कर रही है। कन्नौज के लिए नरेंद्र कुशवाहा, संजीव दोहरे शामिल हैं। इसके साथ ही साथ जिला प्रभारी कानपुर नगर के प्रभारी बीपी अंबेडकर, इसके अलावा रामशंकर कुरील, कानपुर देहात के लिए उदय पाल, जवाहर संखवार, ये सारे नाम हैं जिनसे साफ तौर पे पता चल रहा है कि अब मायावती किस तरफ जाने का रुख बना रही है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि पाल भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रवि, क्या सही में इस बार ऐसा लग रहा है कि अब मायावती फिर से सब तरफ का छोड़कर जो उनका कोर वोट बैंक है उनकी तरफ जाने की रणनीति बना रही है? बिल्कुल। अपने कोर वोट बैंक को अगर बात करें, जो सबसे ज़्यादा अपने कोर वोटर को छोड़ा है तो वो बीएसपी ने छोड़ा है। अब इसका भी एहसास मायावती को कहीं ना कहीं हो गया है। अब उनके उत्तराधिकारी के आने के बाद इस पर पार्टी फोकस कर रही है कि अपने कोर वोट बैंक की तरफ जाएं। अब जब जब यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में हर पार्टी जोर लगा रही है और कहीं ना कहीं उपचुनाव के बहाने 2027 पर फोकस कर रही है, क्योंकि 10 सीटें ये निर्णायक होंगी, चाहे वो इसमें मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा लगी हो, चाहे सपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो या बसपा की। तो अब पार्टियां कहीं ना कहीं इस पर ही फोकस कर रही हैं, हर कोर वोट बैंक की तरफ ही जा रही है। बसपा जैसे सपा अपने पीडीए फैक्टर पे काम कर रही है, आप देखिए बसपा भी उसी फैक्टर पे आ गई, क्योंकि लोकसभा में पीडीए फैक्टर को कहें तो सबसे ज़्यादा फायदा मिला अखिलेश को, उतना उसकी आड़ में कांग्रेस को फायदा मिला। ठीक है, तो अब अगर हम कानपुर की बात करते हैं तो हम पूरा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र देखते हैं। अभी भी जैसे आप बसपा ने जोनल और सेक्टर इंचार्ज बदले हैं, तो उसमें भी आप देखिए पूरे बुंदेलखंड की हम बात कर रहे हैं, बसपा भी पूरे बुंदेलखंड की बात कर रही। तो अब जब बुंदेलखंड की बात आती है तो आप जब बुंदेलखंड में अगर कौसाम्बी सीट को देखेंगे तो कौसाम्बी सीट ये कही जाती है कि सबसे ज़्यादा बसपा के कोर वोट बैंक वाली सीट है, और वहाँ पे बसपा कई चुनाव उनने बसपा ने जीते हैं। इस बार बसपा को वहाँ से बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा दूसरे नंबर पे थी वहाँ। ठीक है, उसके बावजूद बसपा को अगर इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा है और सपा वहाँ जीती है तो सिर्फ पीडीए फैक्टर की बदौलत ही जीती है। तो कहीं ना कहीं बसपा ने आत्ममंथन किया, और अब अगर वो अपने कोर वोट बैंक की तरफ जा रही है तो उसको कहीं ना कहीं आगे विधानसभा चुनाव में इसका फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि उनके कोर वोट बैंक भी इस बात को लेकर नाराज थे कि उनकी पार्टी जिसकी वो हितैषी हैं, वो कहीं ना कहीं उनको छोड़ के एक किनारे रखे हुए। इसमें 2-3 बातें हैं। अगर हम जैसे अकबरपुर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे पाल बिरादरी का वोट बहुत ज़्यादा है और हमेशा से बसपा में जाता था, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा अब की बार राजाराम पाल में चला गया, हालांकि वो चुनाव हार गए। दूसरी बात, मायावती ने अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व काफ़ी इस बार लोकसभा चुनाव में शायद सबसे ज़्यादा दिया था, लेकिन उनको कोई भी फायदा नहीं मिला। और तीसरा, आकाश आनंद, जिनको कि हटाने के बाद उनको फिर से उत्तराधिकारी देके एक तरह से कमान दे दी है। तो क्या, दो बातें, क्या अब पूरी तरह से मायावती का मोह भंग अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम से हो गया है? और दूसरी बात, क्या आकाश आनंद को अब हम एक नई पौध के रूप में देख सकते हैं? देखिए, पार्टी अगर हम बसपा की बात करें तो सबसे जो पहला सवाल था आपका कि कानपुर देहात की अगर अकबरपुर सीट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ओबीसी वोट ज़्यादा है, पाल के बराबर में सचान वोट बैंक भी वो बहुत है। तो और पिछली बार जब अगर लोकसभा चुनाव में बसपा वहाँ दूसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन आज चौथे नंबर पर चली गई। ठीक है, और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा फायदा सपा ने उठाया।
उनका जो बसपा का कोर वोट बैंक था वो सीधे-सीधे सपा में शिफ्ट हुआ भाजपा में जाने के बजाय। अब दूसरे सवाल पे आते हैं कि जब आप देखिए आकाश आनंद सिर्फ बसपा के सामने आज की डेट में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनके पास बड़ी लीडरशिप नहीं है मायावती को छोड़कर। आकाश आनंद के अलावा भी उनको और अगर नई पौध तैयार करनी है तो सिर्फ एक पौध नहीं तैयार करनी होगी, उनको और तमाम पौध तैयार करनी होगी कि जो हर पूरे कहें कि विधानसभा या पूरे उसमें यूपी में काम कर सके। सिर्फ अभी आकाश आनंद बिल्कुल नए हैं, लोकसभा में जिस तरीके से मायावती ने उनको हटाया फिर लाया, ठीक है? तो अब कहीं न कहीं एक उनको भी कमज़ोर कर दिया गया, एक गलत मैसेज चला गया। तो उसका फ़ायदा दूसरे पार्टियों को मिल रहा है, दूसरे जातियों को मिल रहा है। कहीं न कहीं आप अपना ही पक्ष कमज़ोर करते हो इस तरीके की कार्रवाई से। तो बसपा को अब बड़ी पौध तैयार करनी पड़ेगी, जैसे सतीश मिश्रा हैं, अभी बिल्कुल साइडलाइन पड़े हैं, उनको कहीं न कहीं फ्रंट फुट पे खेलने की उनको आज़ादी देनी होगी। सिर्फ़ अपने अकेले बदौलत मायावती या आकाश आनंद एक पार्टी को इस स्तर पर नहीं ला सकते कि वो यूपी में सत्ता में काबिज़ हो सकें या उसके प्रतिद्वंदी या प्रमुख विपक्षी तौर पर भी आ सकें। तो मायावती ने जो बयान दिया था चुनाव के बाद पे उसका असर अब दिखने लगा है। लगातार पदाधिकारी बदले जा रहे हैं, पूरी की पूरी कमेटी बदली जा रही है और उसमें अब की प्रतिनिधित्व जो उनका कोर वोट बैंक है उनको दिया जा रहा है। लेकिन ये भी मानना है कि सिर्फ़ इससे ही काम नहीं चलेगा और सिर्फ़ मायावती या आकाश आनंद मिल के अगर फिर से पार्टी को खड़ा कर ले तो वो संभव नहीं हो पाएगा। कहीं न कहीं जो बाकी सब हैं उनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा और उसके बाद अगर मायावती को अपनी पुरानी वाली पोज़ीशन फिर से पानी है तो। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।